हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के पीवाईक्यू को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम 2024 के पीवाईक्यू को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 2024 में जो आया हुआ जो सबसे पहला सवाल है बच्चे, वो आपके ऑप्टिक्स से आया हुआ सवाल है। उसमें आपसे ये दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया और उसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। पूछा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे U और F के टर्म में, U और V के टर्म में और V और F के टर्म में। यहाँ पे हमें U और F दे रखा है तो उसके टर्म में ही फॉर्मूले लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ, अगर मैं मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखूंगा बच्चे, तो क्या होगा? M इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस U। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के केस में जनरली हम क्या लेते हैं, साइन स्कीम को अगर समझे उसे, तो साइन स्कीम काफी वेरिएबल्स और टॉपिक होता है, सब अपने अपने हिसाब से साइन स्कीम लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और फोकल लेंथ बेसिकली F और U दो जो है यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो F कितना हो जाएगा? F हो जाएगा -20 डिवाइड बाय -20, और U भी माइनस है तो माइनस और माइनस टाइम्स ऑफ 10। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका -20 डिवाइड बाई -10, सो इट विल बी +2। यानी कि मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? मैग्निफिकेशन आ जाएगा +2। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 61 के जो आंसर होंगे बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? बोर क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, ये तो एक्चुअली में क्या है, बोर का जो पॉस्टुलेट्स था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, NH/2π। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2h/2π यानी कि h/π, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? तो 63 क्या है? बोला है कि एक LCR सीरीज सर्किट है। ठीक है, यानी कि एक इंडक्टर ले लेते हैं, फिर एक कैपेसिटर ले लेते हैं, फिर एक रेजिस्टर ले लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि ये एक्चुअली रेजोनेंस में है, तो उस कंडीशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होता है बच्चा, वो क्या होता है? 1/√LC। ठीक है, एक बार LC के वैल्यू को यहां पे पुट करके देखते हैं तो क्या आता है? LC का जो वैल्यू आ जाएगा आपका, आ जाएगा L कितना दे रखा है? L दे रखा है 40 मिली हेनरी, और C कितना दे रखा है? 100 माइक्रोफेराड। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू, ये आ जाएगा आपका 6 और 3 9, 9 में से फिर 3 तो 6 हो गया, यानी कि 10 पे पावर -9 प्लस 3 यानी कि -6 यानी कि -3। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट किया जाए तो जब यहाँ पे रखोगे तो बच्चा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/2 इंटू 10 पे पावर -3। ठीक है, और अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिल जाएगा आपको 500 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 64। बोला है कि वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो कंसिडर्ड। बोला है कि यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करना है किसके लिए? आपको यहाँ पे डायटोमिक गैस के लिए। और क्या पूछा है? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि CV पूछा है। क्या पूछा है? CV। CV क्या होता है? CV होता है F यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू R। डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू R। और डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली जो ट्रांसलेशनल है वो 3 हो गया, रोटेशनल 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 5 प्लस रोटेशनल, यहाँ पे वाइब्रेशनल को भी बोला है, वाइब्रेशनल को भी कंसिडर करना है कितना? 1, यानी कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली में आपको 1 लेना है। ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज करना चाहिए। 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलोगे तो वो 1 ही काउंट करना चाहिए। बट यहाँ पे बोलना चाहिए 1 वाइब्रेशनल मोड बोलना चाहिए, अदरवाइज आंसर एक भी मैच नहीं करेगा। अगर मैं 1 वाइब्रेशनल मोड लेता हूं तो 5 + 1/2 यानी कि 3 आ जाना चाहिए, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे जो दे रखा है कि 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह देना चाहिए वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये F ट्रांसलेशनल प्लस F रोटेशनल प्लस F वाइब्रेशनल
अपॉन 2 इंटू आर, और ट्रांसलेशनल हो गया 3 प्लस रोटेशनल हो गया 2 प्लस, चूंकि डायटोमिक बोला है 2 प्लस वाइब्रेशनल, 1 डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल मोड के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करते हैं अपॉन 2, यानी कि कितना हो गया 2 2 4 3 7 बाई 2 इंटू आर, यानी कि 7 बाई 2 आर। सो आंसर वुड बी 7 बाई 2 आर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है 65। 65 में क्या बोला है, इफ द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, बोला है कि एक सेमीकंडक्टर है उसका एनर्जी बैंड गैप दे रखा है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछा है कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड डायरेक्ट बैंड टू बैंड। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की बातें करें, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल का बेसिकली एक्सचेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस में एक्चुअली जो बैंड गैप है उसी के बराबर का वहां पे फोटोन रिलीज होगा, यानी कि hc बाई लेमडा, जो कि फोटोन का एनर्जी होता है, hc बाई लेमडा इज इक्वल टू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे hc का जो वैल्यू है वो ध्यान से रखना है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहा हूं और लेमडा अगर मुझे मान लो नैनोमीटर में चाहिए तो ये हो जाता है 1240 अपॉन लेमडा। लेमडा मुझे निकालना है, बट यहां पे माइक्रोमीटर में दिया है, तो क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1.240 अपॉन लेमडा एंड इट शुड बी इक्वल टू 0.72। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक बार देख लेते हैं क्या आता है। ये मुझे लगता है आ जाना चाहिए 2 आ जाना चाहिए, 2 आना चाहिए, कितना 2 माइक्रो आना चाहिए, 2 माइक्रोमीटर आना चाहिए, राइट, क्योंकि 0.72 को नहीं 2 नहीं आएगा। अगर मैं करूं 124 अपॉन 72 तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से थोड़ा कम आएगा, यानी कि 1.7 माइक्रो क्या आना चाहिए, है ना, 7 और 49, हाँ लगभग 1.7 माइक्रोमीटर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली बोला है तो 1.7 माइक्रोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 66 में, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर यानी कि इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बोल दो या डी बोल दो। तो यहां पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 का पाई का वैल्यू देखेंगे पहले, तो अभी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को एज इट इज रह देते हैं। 2 पाई इंटू आई कितना दे रखा है 20 माइक्रो, यानी 20 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, और आर कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 2। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10 पे पावर माइनस 7, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर 7 माइनस 7, यानी कि 2 इंटू 20 इंटू 10 के पावर माइनस 13 डिवाइड बाई 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 2, दिस मच टेस्ला होगा। ठीक है, ये -2 को ऊपर लेके जाओगे तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 ये बन जाएगा 11, यानी कि 40 इंटू 10 पे पावर माइनस 11, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, हर जगह मैं माइनस लिख देता हूँ, ये माइनस मिसिंग, यानी कि 40 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 टेस्ला वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। नाउ अगला क्या बोला है, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg अंडरगो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यहां पे बोला है कि 2 मासेस है 1 kg और 3 kg का, और उन दोनों के बीच में यहां पे इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और बोला है कि उन दोनों का इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड एंड 0 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो निकाल दो। अगर इनइलास्टिक कोलिजन, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन तो हर जगह लगता है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे वो इनइलास्टिक कोलिजन हो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो इनिशियल मोमेंटम कितना था m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, चूंकि इनइलास्टिक है तो m1 m2 कंबाइन हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी v आ जाना चाहिए। तो यहां से v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा आपका m1 v1 हो गया 2 इंटू 1, यानी कि, और v2 0 दे रखा है, यानी कि 2/3, सॉरी 2/4, 2/4 यानी कि हाफ मीटर पर सेकेंड आ गया फाइनल वेलोसिटी। तो k इनिशियल जो है वो कितना है, वो है k1 प्लस k2, यानी कि हाफ इंटू m1 इज 1 v1 इज 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा तो 0 हो गया, यानी कि हो गया 2 जूल। और जो k फाइनल है मैं यहां पे लिख देता हूं, k फाइनल जो है, k फाइनल हो गया आपका हाफ इंटू मास कंबाइंड मास 4 और आपका स्पीड है 1/2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका हाफ जूल। तो लॉस कितने का हो गया 2 माइनस हाफ, यानी कि
3/2 का लॉस है यहाँ पे, यानी कि 1.5 जूल का यहाँ पे लॉस है। ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.5 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं जी। 68 में क्या है, 68 में बोला है कि इफ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून वर अनचेंज्ड बट द मास ऑफ अर्थ बिकम 4 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, द न्यू ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द मून, या मून का वही ऑर्बिटल पीरियड क्या होगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा देखते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चा, टाइम पीरियड होता है 2πr अपॉन v। v क्या है, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, एंड जो ऑर्बिटल स्पीड होता है वो क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड एक्चुअली में अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ प्लैनेट, नॉट मून का यहां पे नहीं, मास ऑफ प्लैनेट जिसके अराउंड बेसिकली वो मून घूम रहा है, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो, बोला है कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं बदल रहा है, लेकिन जो अर्थ का मास है वो 4 टाइम हो जा रहा है। जब आप अर्थ के मास को 4 टाइम करोगे, m से कितना कर दिया आपने 4m, तो v ऑर्बिटल जो है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ v ऑर्बिटल। जब ये ट्वाइस ऑफ v ऑर्बिटल करोगे, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो t डैश अगर मैं लिखूं तो t डैश क्या बन जाएगा, t डैश बन जाएगा 2πr, इसको भी मैं स्मॉल r लिख देता हूं, 2πr डिवाइडेड अपॉन ट्वाइस ऑफ v ऑर्बिटल, यानी कि दिस इज t/2। और इनिशियल t कितना था 27 डेज, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 13.5 डेज। ठीक है, आगे चला जाए। अगला क्या है, अब यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, मैं यहां पे थोड़ा मिटा देता हूं इसको। बोला है 1 मोल ऑफ O2 इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 20 to 80 डिग्री सेल्सियस एंड कूल्ड बैक फ्रॉम 80 to 20 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, फ्रॉम, हाँ उतने ही से उतने पे उसको नीचे लाया जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्टेड कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप जब उसको हीट अप कर रहे हो यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसको हीट दे रहे हो, और जब आप उसको कूल डाउन कर रहे हो तो उससे आप बेसिकली एनर्जी ले रहे हो। तो यहां पे जो हीट सप्लाइड है यानी कि क्यू सप्लाइड कितना हो जाएगा, NCP डेल्टा टी। मास दे रखा है जी 1 मोल, CP आपको दे रखा है 7.03, और डेल्टा टी कितना हो गया 80 - 20 यानी कि 60। ठीक है, तो दिस मच कैलोरी, दिस इज द क्यू सप्लाइड, एंड क्यू रिजेक्टेड जो है वो कितना हो जाएगा। जब आप इसको कूल डाउन कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये हीट को रिजेक्ट करेगा, और वो अपने आप यहाँ पे डेल्टा टी आप रखते तो माइनस में आता, तो आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस बता रहे बेसिकली कि आपने सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट किया है। अगेन NC, बट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू बोला है तो NCV डेल्टा टी हो जाएगा, और यहाँ पे CV 5.04 दे रखा है, यानी कि 1 × 5.04 इंटू अगेन डेल्टा टी 60 ही है, दिस मच कैलोरी। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, डेल्टा क्यू की बात करूं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका NCP - CV डेल्टा टी। ठीक है, तो n तो 1 ही है, CP - CV कितना हो जाएगा, CP - CV यहां पे आ जाएगा 1.99 इंटू डेल्टा टी इज 60। तो यहां पे देख लीजिए अप्रोक्सीमेटली 120 के आसपास कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 119 कैलोरी, 119.4 कैलोरी। ठीक है जी, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, पूछा है क्या, पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। ये काफी आसान सा सवाल है, इसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या होगा। देखा जाए, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स होता है आपका जी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, यानी कि m L2 m1 L2 T - 2। ठीक है, m1 L2
2 और t माइनस 2, यहां पे माइनस लगा दीजिए, सो बी इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोला है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बोला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए। क्या होता है, ई डॉट ए। तो यहां पे फाई ई जो है वह है आपका ई डॉट ए लिखा जाए तो ई डॉट ए, ई क्या है, ई है आपका न्यूटन पर कूलम और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर जो आपको वो दिख रहा है, किस में दिख रहा है जी, वो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज बेसिकली ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 72 में चलते हैं। क्या बोला है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन vertically upward with an initial velocity of 19.6 meter per second, the time taken to reach the maximum height। टोटल टाइम जो हमें याद होना चाहिए 2u/g होता है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में हाफ टाइम लगेगा, तो 2u/g के बजाय यानी कि जो t अप होगा वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u/g, यानी कि ये हो जाएगा सीधा सीधा u/g। ठीक है, और बोला है वर्टिकली फेंका गया है, तो वर्टिकली फेंका गया है तो पूरा का पूरा वेलोसिटी ही वर्टिकल है, और g का वैल्यू 9.8 लेना है, यानी कि यहां से आ गया आपका 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी बोला है, स्पीड नहीं बोला है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी बोला है और उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया, इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हियर देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। 74 पे चलते हैं। 74 क्या बोला, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आता है। फॉर्मूला वही है एस्केप वेलोसिटी का, v escape इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। 2gm अपॉन r, इसमें सारे वैल्यूज डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 11.2 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है जी 75 में, 2 रेजिस्टर्स है 4 ओम 6 ओम का, जिसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया था, इक्विवेलेंट पूछा है, तो R इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 6 4 जा 24 अपॉन 10, यानी कि 2.4 ओम। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 76 क्या बोला है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। एक वायर था, उसके लेंथ को हमने डबल कर दिया, ऑब्वियसली जब उसके लेंथ को आप खींच के डबल कर रहे हो तो उसका जो थिकनेस है वो क्या है, वो कम हो जाएगा। देखो मजे की बात ये है, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन को अगर मैं खींचूंगा तो लेंथ जब बढ़ेगा तो इसके थिकनेस कम होगा, बट ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल तो कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। तो जितने फैक्टर से लेंथ को अगर आप बढ़ाओगे उतने ही फैक्टर से एरिया घट जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और चूंकि मटेरियल अगर वही है तो रेजिस्टिविटी वही रहेगा, और आपने बोला है कि लेंथ को डबल कर दिया तो एरिया हाफ हो जाएगा। सो नाउ R डैश इट इज इक्वल टू रो इंटू ट्वाइस ऑफ एल, और चूंकि आपने लेंथ को डबल किया है तो ऑब्वियसली एरिया हाफ हो जाएगा। सो न्यू रेजिस्टेंस will be 4 times of initial resistance, यानी कि 4 times of R। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला जी, द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, सिंपली स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से वो क्या होता है, हालांकि उसमें डिफ्रैक्शन वगैरह भी थोड़ा होता है, बट हम उसमें मोस्टली स्कैटरिंग की ही बात करते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से आपका जो स्काई है वो ब्लू दिखता है, इसको आप याद ही रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट क्या बोला है जी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो पावर क्या होगा, पावर सिंपली क्या होता है 1 अपॉन एफ ऑफ लेंस, तो 25 सेंटीमीटर यानी कि 0.25 मीटर, यानी कि ये 4 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर प्लस में।
प्लस क्यों लिया? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का एफ तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा भी देता हूं, सो इट वुड बी +4 डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट बोला है जी कि एक ट्रांसफार्मर है इज यूज टू स्टेप अप एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम 220 टू 2200, तो टर्न रेशियो क्या है? आपको याद होगा N1 अपन N2 इज इक्वल टू V2 अपन V1, या V1 अपन V2 इट इज इक्वल टू N2 अपन N1। तो V1 कितना है 220 और V2 कितना है दिस मच, तो N2 अपन N1 यहां पे यही पूछा है, तो N1 अपन टर्न का रेशियो N1 रेशियो N2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10:1, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलें, सिंपली यहां पे पूछ लिया जी मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? वेबर होता है, याद ही रखना है, ठीक है। वेबर बोल दो या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल दो, दोनों बात बराबर है, वेबर बोल दो या यही क्या होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, एक कैपेसिटर जो है वो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है? देखो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है? चार्ज को कैरी करता है, चार्ज को कंटेन करता है, और चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो किसके फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज डबल्ड, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या होगा? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? पिछले जो हमने लेक्चर में देखा था उसमें 2 सवाल ऐसे आए थे फ्रिंज विड्थ से, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ का सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं और फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लेमडा डी, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखो कैपिटल डी तो अनचेंज्ड है, लेकिन स्मॉल डी को बोला इसने डबल कर दिया, यही बोला ना कि स्मॉल डी को डबल कर दिया है, तो बीटा डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? लेमडा वही है, कैपिटल डी वही है, बट स्मॉल डी को आपने डबल कर दिया, सो इट विल बी बीटा अपॉन 2, यानी कि हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। आगे चला जाए, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, ये भी आया था पिछले लेक्चर में, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। ये भी आपको याद ही रखना है क्योंकि जो सवाल बार बार आ रहा है तो आप इसको फॉर्मूले कम से कम तो याद ही रखें। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। और एक बात और ध्यान से समझ ले, सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने एग्जाम सेंटर जाने से पहले भी अगर एक बार देखेंगे तो मैंने इसमें लगभग सारे सवाल में से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको भी कवर किया है, तो आप इसको एक बार देखते जाएंगे तो उसी बहाने आपके रिवाइज हो जाएंगे फॉर्मूले, और मैक्सिमम चांसेस है कि क्या पता ही नहीं पेपर से 2-4 सवाल डायरेक्टली आ जाए, ऐसा भी संभावना है, तो आप इसको लास्ट मोमेंट पर भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला है, क्या बोला है? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का एक हाफ लाइफ है 5, कल भी आया था ऐसा सवाल, 5 इयर्स दे रखा था, फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 15 इयर्स। तो सबसे पहला चीज कि n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई पे पावर माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ t होता है। रेडियोएक्टिविटी में जो रिलेशन है, जो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, एंड हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो क्या होता है? ln2 अपॉन लेमडा। लेमडा क्या है? लेमडा है सिंपली आपका रेडियोएक्टिव कांस्टेंट, ठीक है। तो और आपको हाफ लाइफ दे रखा है 5 इयर्स, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ln2/5, ln2/5, ठीक है। अब यहां से आपसे पूछा 15 इयर्स के बाद, तो नाउ n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई पे पावर माइनस लेमडा। लेमडा कितना है? ln2 डिवाइड अपॉन 5, और टाइम दे रखा है 15, तो ये हो गया 3, तो ये 3 वापस इधर आएगा, तो n इज इक्वल टू जो बन जाएगा यहाँ पे n नॉट इंटू ई पे पावर माइनस ln8, ठीक है। और इसको अगर देखें ध्यान से, मैं इसको थोड़ा नीचे तक लिख देता हूं, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई, सॉरी ई नहीं, 1 अपॉन ई पे पावर ln8, और अगर ऐसा होता है तो लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि ई पे पावर ln समथिंग है तो सीधा सीधा वो जो समथिंग बचा है वही रह जाता है, यानी कि n0/8। मैं मजे की बात आपको बता रहा हूं, एग्जैक्टली सेम आंसर आया था पिछले पेपर में 2025 में, यानी कि 2024 में भी ऐसा ही सवाल आया और 2025 में भी ऐसा ही सवाल आया, आंसर इसमें भी वही है, यानी कि 1/8, ठीक है। अगला क्या बोला है? द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल डिटरमाइंस इट्स थ्रेशोल्ड। अब देखो क्या क्या डिटरमाइन करता है,
फ्रीक्वेंसी भी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड करता है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी डिसाइड करता है, यानी कि दोनों, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों डिसाइड करता है। यही तो होता है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट विच कैन कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। ठीक है, तो दोनों ही से डिसाइड होगा, यानी कि बोथ बी एन, मतलब बी एन सी होगा, सॉरी ए एन बी होगा, यानी कि बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है आपसे, तो सीधा सीधा अगर y है तो v क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी, यानी कि a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और मैक्सिमम पूछा है जी, तो मैक्सिमम यानी कि कॉस का वैल्यू मैक्सिमम, तो कितना हो जाएगा? v मैक्स जो हो जाएगा a इंटू ओमेगा इंटू 1, यानी कि a ओमेगा। दिस इज सिंपली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलता है, प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, किस पे वर्क करता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही तो होता है कि आप क्या करते हो, आप एक फाइबर लेते हो। अक्सर आप कई बार देखते हो कि सड़क के किनारे कुछ बच्चे बेचते रहते हैं वो कलरफुल लाइट्स, जिसमें पतले पतले थ्रेड्स निकले होते हैं और उसमें अलग अलग कलरफुल लाइट्स निकल रहे होते हैं। तो आप एक्चुअली क्या करते हो, आप यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसके अंदर इंटर करवाते हो, ये यहाँ से सरफेस से टकरा के वापस अंदर ही आ जाता है, ऐसे चलते रहता है। और ये हर जगह पे क्या हो रहा है? TIR कर रहा है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द मेन प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, राइट। 88 में चलते हैं। बोला अगेन देखो सेम सवाल रिपीट हुआ है, 2024 से ही रिपीट हुआ था, 2025 में भी ये सवाल आया हुआ था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां पे होता है? ऑब्वियसली मैग्नेटिक पोल पे होता है। कितने मजे की बात है, सेम सवाल रिपीट हो रहा है, यानी कि अगर ये 2 साल के भी पेपर करते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस साल भी इसमें से कुछ सवाल आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करते हो तो ये जो कंडक्टिंग लूप है वो बेसिकली क्या करता है, वो उसको अपोज करता है। ठीक है, और अपोज करने का मतलब क्या है कि वो बेसिकली उस एनर्जी को, जो एनर्जी अप्लाई करके आप बेसिकली चेंज ला रहे हो, वो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो एक्चुअली एनर्जी पे बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं जी। क्या बोला है कि इन अ पीएन जंक्शन डायोड द डिप्लीशन रीजन कंसिस्ट, किस पे डिपेंड, मतलब क्या क्या होता है वहां पे बेसिकली देखो क्या होता है कि ध्यान से समझ रहे हैं, वहां पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोला इमोबाइल आयोनाइज्ड डोनर्स और एक्सेप्टर, बिल्कुल सही बात है जी, मूव नहीं कर सकता बट वो आयोनाइज हो चुका है, या तो उसमें होल क्रिएट हो चुके हैं या तो उसके ऊपर एक्सेस चार्ज आ चुका है। ठीक है, बट वो फिक्स्ड है बॉन्डिंग में, तो वो कहीं जा नहीं सकता। सो दिस इज बेसिकली इमोबाइल आयोनाइज्ड डोनर्स, ठीक है, या एक्सेप्टर्स। सो ये था आपके 2024 का आखिरी क्वेश्चन। और मैं फिर से एक बात आप सबको रिमाइंड करवा रहा हूं कि अगर आप ये 2 साल के पेपर भी देख के जाते हो तो मैक्सिमम चांस है 5 to 10 क्वेश्चंस तो सेम ही रिपीट हो जाएंगे इन्हीं पेपर से। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दोनों पेपर्स को हार्डली आपको 1 घंटे लगेंगे दोनों पेपर के इस वीडियो को देखने में। आपको जब आप घर से निकलें अपने सेंटर पे जाने के लिए तो उस समय भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना तब तक और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।